किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान नेचुरल फार्मिंग के विषय में अक्सर प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोलता हूँ। कई बार जीवामृत के ड्राम के पास खड़ा होकर के बोलता हूँ, कई बार मैं अपनी टेबल में बैठ कर के बोलता हूँ। और बात एक ही है कि धरती माता कैसे फर्टाइल बने। खेती हम खेत में करते हैं और खेत की चिंता न देश के नीतियों को है, न वैज्ञानिकों को है, न किसान को है। देखिए कितने बड़ी मतलब क्या कहा जाए इसको कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस नाव में बैठे हैं उसी को डुबो रहे हैं और जिस पेड़ की डाल में बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। हमारी खेती का सारा दारोमदार आज जो किसान फसल बोता है देश के अलग अलग हिस्सों में, खरीफ में अलग, रबी में अलग, जायद में अलग, कहीं फलों की खेती, कहीं सब्जियों की खेती, कहीं कपास की, गन्ने की, अनेक प्रकार की क्रॉप है और हर क्रॉप में समस्या आती है। हर क्रॉप में एक समस्या आती है। समस्या के लिए, निदान के लिए, जैसे समस्याएं कितनी आती हैं कि कोई किसान कहता साहब मेरी फसल बढ़ नहीं रही, टेलरिंग कम हो रही है, ब्रांचिंग कम हो रही है। एक ये समस्या हर फसल में, तो उसके लिए यूरिया डालिए, डीएपी डालिए। सब पत्ती फट रही हैं, पत्ती पीली पड़ रही हैं, जिंक डालिए, कैल्शियम डालिए, बोरोन डालिए। बीमारी लग रही है साहब, फंजीसाइड डालिए। कीड़ा आ गया साहब, क्या करूं, मर जाऊंगा, तो इंसेक्टिसाइड डालिए। अरे साहब खरपतवार मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, तो वीडीसाइड डालिए। ये खेती मित्र बाजार आधारित आपने कर दी अज्ञानता में। लोगों ने आपको भ्रम में रखा और आप भी समझ नहीं पाए और हमारी खेती पूरी बाजार आधारित हो गई। बाजार आधारित खेती में क्या हुआ कि जो आपके साथ निवेश बेचने वाले लोग थे उनको तो फायदा हुआ और आपको घाटा हो गया। अब मैंने नेचुरल फार्मिंग में जो अध्ययन किया है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इतना अगर कोई विषय समझ जाएगा तो उसके खेती में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें थोड़ा सा अटहर है, थोड़ा सा कुछ करना है। करते तो हम अभी भी हैं, अभी हम गलत काम करते हैं, अब हमें सही काम करना है। तो हम खेती करते हैं, जब भी कोई फसल बोएंगे तो भूमि में बोएंगे। भूमि में क्या बोएंगे? फसल बोएंगे, कोई भी फसल हो। एग्रीकल्चर साइंस में कहा गया है, जो एग्रीकल्चर की मुख्य विज्ञान है, उस विज्ञान का जो लब्बो-लुबाब है, वो कहा गया है भूमि एवं फसल का ऐसा प्रबंधन जो किसान को करना है। उसके पास दो चीज़ें, एक तो खेत है अपना और फिर उसमें फसल बोना है। तो भूमि एवं फसलों का वह प्रबंधन जिसमें मेरी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, मेरे परिवार की, मुझे रोटी भी मिल जाए, दालें भी मिल जाए, सब्जियां मिल जाए, फल भी मिल जाए, तेल भी मिल जाए, दूध भी मिल जाए, पशुओं का हरा चारा भी मिल जाए। यही परिभाषा है। अपनी ज़मीन में फसलों को बोने का वह मैनेजमेंट जिससे मेरी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन भूमि की उर्वरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने पाए। इतनी सी मित्र बात है। अब आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में ये बात, जो मूल बात थी, वो पीछे रह गई। अब क्या बात आ गई? भूमि को तो बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, केवल फसल बची। हमें गन्ना बोना है, हमें अमरूद का बाग लगाना है, मुझे कद्दू की खेती करनी है, मुझे कपास की खेती करनी है, मुझे सोयाबीन की।
मैनेजमेंट खत्म, बस जो मेरा मन कहता है वो करूँगा। तो भूमि का ध्यान नहीं रखा। तो जब भूमि का ध्यान नहीं रखे तो क्या हुआ वो बता रहा हूँ। भूमि में देखिए आप, भूमि को मैं कहता हूँ आदि पिता सदा शिव। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये वेद सम्मत बात है। फसल माने वनस्पति, वनस्पतियों को मैं कहता हूँ माता पार्वती। अब ये विषय मैं इसीलिए कहता हूँ, ये दर्शन का विषय है, ये आध्यात्म का विषय है, ये सनातन का विषय है। विषय केवल इतना ही है कि हमको हमारी ज़मीन और फसलें पालती हैं, लेकिन अभी हम पल नहीं रहे, बस हमारी गाड़ी खिसक रही है धक्का मार मार करके। किसान कर्ज में डूब गया, ज़मीन बंजर हो गई, ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म होने को आया, फसलों में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, इंसेक्ट हैं, खरपतवार हैं, फसल बढ़ती नहीं है। फिर रासायनिक उर्वरक और फसल सुरक्षा रसायनों का उपयोग करते हैं। फिर ये रसायन सब हमारी भोजन प्रणाली का हिस्सा बनते हैं। फिर मैं वो खाता हूँ और फिर मैं बीमार हो जाता हूँ। बच्चों को कैंसर हो रहा है, बड़ों को कैंसर हो रहा है, हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है। सारा देश उलझ गया मित्र। न किसान सुखी है, न किसान ने जो उगाया मंडी में बेचा, न वो खाने वाला सुखी है। इन सब चीज़ों का समाधान कि किसान के ऊपर कोई कर्ज न रहे और खाने वाले को कोई मर्ज न रहे। मैंने आज के 15 दिन पहले से 2-3 बातें और बोली हैं कि मेरी एक इच्छा है, मेरी एक अभिलाषा है कि देश का 14 करोड़ किसान कर्ज में न रहे, देश की 14 करोड़ कृषि योग्य भूमियाँ बंजर न होने पाएँ, देश के 140 करोड़ लोग बीमार न होने पाएँ, सबके घरों में खुशियाँ आएँ। लेकिन खुशियों के आगमन के लिए मुझे सत्य को स्वीकार करना है। खेती से बड़ा कोई सत्य नहीं है, खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं है। और खेती में ही मैं सब अज्ञानता, मतलब खेती में मैं अज्ञान बना। तो 2 चीज़ें हैं। पहला है ये ज़मीन फसल को पालेगी। देखिए शिव के ऊपर माता पार्वती, शिव पार्वती का एक सिस्टम है कि शिव ने माता पार्वती को यानी वनस्पतियों को पोषण दिया, फिर वनस्पतियाँ खूबसूरत हुई, पतझड़ हुआ, अवशेष हुआ, फिर माता पार्वती ने ये सब शिव को अर्पित कर दिया। किसान फसल बोता है, फसल अवशेष निकलता है, अनाज निकलता है, सब्जियां निकलती हैं, लेकिन जो तुमको खाना है खा लो, जो तुमको बेचना है बेच दो। लेकिन एक चीज़ है जो आपकी बच जाती है, आपका मलमूत्र, पशुओं का मलमूत्र, फसलों के अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियां, खरपतवार, ये इस धरती को देना ही देना है। पिछले 70 सालों से जब से यूरिया, डीएपी, पोटास का प्रचलन आया, लोगों ने गोबर, हरी खाद, खरपतवार, फसलों के अवशेष, इनमें आग लगाना, ये सब मतलब इनको तवज्जो ही नहीं दिया। तो क्या हुआ, मैंने लिखा यहाँ पर जीवांश कार्बन या ह्यूमस। इस भूमि में जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा, जितना ज़्यादा जीवांश होगा, बस आपकी खेती की मुश्किलें उतनी ही आसान होंगी। जैसे जैसे जीवांश कार्बन इस ज़मीन में घटता जाएगा, वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो मैं अपने नेचुरल फार्मिंग में जितनी भी बातें करता हूँ, एक ही कहता हूँ कि धरती में कैसे जीवांश कार्बन बढ़ाना है। बस एक चीज़ है, धरती में कैसे जीवांश कार्बन बढ़ाएं। क्योंकि कृषि विज्ञान में पहले मिट्टी है, पहले सॉइल है, पहले भूमि है। भूमि अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, भूमि अच्छी नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। ये आप लिख लीजिए। अब आपको कोई बरगलाता है कि नहीं बिना यूरिया डीएपी के काम नहीं चलेगा, तो आपको मुबारक है भाई, डालते रहिए, कर्ज में डूबे रहिए। आपको कोई बताता है कि फसल की बीमारी होगी तो फंजीसाइड डालना पड़ेगा, तो डालते रहिए। मैं एक चीज़ कहता हूँ,
कई सारी फसलों में कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे कीड़े हैं जिनको मारते 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 आप थक गए, कर्ज में डूब गए, उस न बीमारी ख़त्म कर पाए न कीड़ा ख़त्म कर पाए, हाँ अपनी आर्थिक स्थिति को खराब कर लिया और स्वयं मरने की कगार पर पहुंच गए। तो मित्र, हम एक चीज़ कहते हैं कि आप अपने जीवन को मत देखिए, अपने बच्चों के भविष्य को देखिए। जब धरती बंजर हो जाएगी तो बच्चों को कोई पाल नहीं पाएगा, पालने वाली केवल धरती माता ही है। और धरती माता में क्या है, धरती माता में जितना ज़्यादा ह्यूमस है, जितना ज़्यादा जीवांश कार्बन है, उतना ही आपको आनंद आएगा, उतनी ही लागत कम होगी, उतनी पैदावार बढ़ेगी और फसल की उपज का स्वाद और उसकी पौष्टिकता उतनी ही अच्छी होगी। जैसे आज आप कोई भी खाना खाएं, सब्जी खाएं, फल खाएं, अनाज खाएं, आपको एक चीज़ तो फील कर रहा है सारा देश कि यार टेस्ट नहीं है, टेस्ट वैल्यू नहीं है, स्वाद नहीं आ रहा। दूसरा क्या है, पौष्टिकता की कमी, पोषण नहीं है। पोषणों की कहानी सीधे धरती से शुरू होती। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जंगलों में जीवांश कार्बन 1% से लेकर 4% तक है। तभी जंगलों में किसी भी वनस्पति को न खाद की ज़रूरत है, न पानी की ज़रूरत है, न दवाई की ज़रूरत है, क्योंकि सॉइल रिच है। जहाँ धरती माता संपन्न है तो अपने बच्चों को पाल लेगी, और धरती अगर बंजर है तो कैसे पालेगी। तो जंगलों में 1 से लेकर 4% तक जीवांश कार्बन आज भी पाया जाता है। 17वीं शताब्दी में जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब मेरे देश की भूमियों में जीवांश कार्बन 1% से अधिक था। आज़ादी के बाद जब मेरा देश आज़ाद हुआ, 1950-60 का डाटा है कि हमारे देश की भूमियों में जीवांश कार्बन 0.6 था। याद करना आप, 60-70 के दशक में पूरे देश में कोई सिंचाई का साधन तो था नहीं, बारानी खेती होती थी। किसान वर्षा की संचित नमी में, अक्टूबर जैसे ही आता था, सितंबर तक बारिश, सितंबर फर्स्ट वीक तक बारिश होती थी, फिर चली जाती थी, लेकिन बारिश की नमी अक्टूबर में भी मौजूद रहती थी। तो मैं बिना पलेवा के यहाँ पर चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ बो देता था और बिना पानी के काट लेता था। देखना आप, कहानी थी जीवांश कार्बन 0.6 था। अब क्या हुआ, अब जीवांश कार्बन 0.3 बचा है। 1% से अधिक होना चाहिए। आज़ादी के बाद 0.6% था, आज 0.3 बचा है। तो धरती माता के पास सामर्थ्य कम है, इसलिए फसल में समस्याएं आती हैं। सामर्थ्य बढ़ानी है मुझको धरती माता की, ये जीवांश कार्बन 0.3 से बढ़ाकर 1% तक तो करना ही करना है। अगर नहीं करें, ये बात हमको नहीं समझ में आई, तो आप मौत की तैयारी करिए, अपनी कब्र खोदिए, अपने बच्चों की भी कब्र खोदिए। बस यही बचा और कोई विकल्प है नहीं। तो हमें जीवांश कार्बन बढ़ाना है। प्राचीन समय में, आज के साइंस युग के थोड़ा और पहले जाएंगे तो इसको हम ह्यूमस कहते थे कि इस ज़मीन में ह्यूमस बहुत है। जहाँ ह्यूमस ज़्यादा है वहाँ फसलें अच्छी हैं। अब जीवांश कार्बन है क्या, कैसे बढ़ेगा? कार्बन का मतलब है कार्बनिक पदार्थ, मतलब बायोमास, जिसको मैंने कहा मलमूत्र, पशुओं का मलमूत्र, फसलों के अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियाँ, कंपोस्ट, ये सब कार्बन है। कार्बनिक पदार्थ से बनता है कार्बन। और धरती में पाए जाने वाले नाना प्रकार के जीवाणु, उनसे बनता है जीवांश। जब जीवाणु मरेंगे तो जीवांश बनेगा। तो ये कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ। मैं कहता हूँ इसे जितना ज़्यादा डाल सकते हो डालो, कहीं से खरीद के डालो, या अगर मैनेजर अच्छे हो तो खरीफ में घासों को उगने दो, रबी में घासों को उगने दो। खरपतवार मारो नहीं, जो फसल के ऊपर आ जाए उनको उखाड़ के वहीं डाल दो। जो फसलों के नीचे, मैं अक्सर बोलता हूँ, वो बेनिफिशियल हैं, वो आपके सपोर्टिंग हैंड हैं। आप डरिए मत। चने में, मटर में, किसी भी फसल में अगर खरपतवार हैं, उड़द में खरपतवार हैं, खरपतवार उड़द की फसल के नीचे हैं, तो वो हेल्पिंग हैंड है, आपके मित्र हैं।
वो मल्चिंग का काम करेंगे, वो लास्ट में कार्बन दे के जाएंगे। जो फसल के ऊपर आ रहे हैं उनको नो डाउट कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेंगे, तो उनको उखाड़ करके फेंक दीजिए, वहीं डाल दीजिए। तो कार्बनिक पदार्थ बढ़ाना है। दूसरा क्या है, आजकल एक कहानी जीवामृत की चल रही है। बिना जीवामृत के तो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती होगी नहीं। जीवामृत का मतलब है जमीन में पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जीवाणुओं का एक बृहद कंसोर्सिया, जिसकी मैं बात करता हूँ जंगल से की मिट्टी से ही बनेगा, ध्यान रखना। बृहद कंसोर्सिया, खूबसूरत जीवामृत जो आपकी किस्मत बदल दे, मिट्टी की किस्मत बदल दे, वो जंगल की मिट्टी से ही बनेगा, गोबर और गौमूत्र से नहीं बनता, ये ध्यान रखना। जो लोग ऐसा बोलते हैं या तो उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, यही कहूँगा। इस साइंस का ज्ञान नहीं है उनको, तो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आपको दिमाग से समझना है। तो इसके लिए जीवामृत, जब जीवाणु मरते हैं, जीवाणु क्या करते हैं, जो लाभदायक जीवाणु हैं या कोई भी जीवाणु है, जीवाणुओं का भोजन है ये कार्बन। कार्बनिक पदार्थ को कोई जीवाणु नहीं खाता। जैसे अभी बेस्ट डिकम्पोजर आया, बोले ये कार्बनिक पदार्थ जो फसल काटी बेस्ट डिकम्पोजर डाल दो तो वो इसको सड़ा देगा। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ। कोई भी जीवाणु, देखो जीवाणु के ना तो मुंह है, ना गुदाद्वार है, ना हाथ है, ना पाँव है, वो बैलून है, छोटा सा लिटिल बैलून है, स्किन से एब्जॉर्ब करता है। कार्बनिक पदार्थ हार्डी नेचर का है, इसको नहीं खा सकता। लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ जब 20% मॉइस्चर में 50-60 दिन तक रहता है तो एक कार्बन बनने की स्थिति में आता है, और फिर अगेन इसमें नमी होती है, तो इसमें जो कुछ निकलता है वो चूसता है और बड़ा होता है, फिर सेल डिवीजन होता है, फिर मरते भी रहते हैं। तो मरे हुए जीवों के अंश को कहते हैं जीवांश। ये जीवांश ही इस फसल का भोजन है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, नो। जब ये चीज़ें नहीं थीं तब भी फसलें थीं। 17वीं शताब्दी में कहाँ लोग ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जानते थे? नहीं जानते थे ना। तो कैसे इतनी ज़्यादा पैदावार होती थी कि हमारा देश जो है खाद्यान्न निर्यात करता था और सोने चांदी के सिक्के आते थे यहाँ पर? क्योंकि धरती माता संपन्न थी। ब्रिटिश काल में मुगलों ने, यहाँ पर हम गुलाम थे, लेकिन मुगलों ने कभी भी एग्रीकल्चर, उनको ज्ञान ही नहीं था, उनको तो दूसरे ही काम थे, एग्रीकल्चर में हाथ नहीं डाला। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एग्रीकल्चर पर हाथ डाला। उन्हीं की पॉलिसी थी कि किसान ने खेती का रकबा घटा दिया, बैल कम कर दिए और जीवांश कार्बन घटने लगा। फिर आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की ही नीतियों को हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने प्रमोट किया, और स्थिति ये है आपके सामने। अब इतना जीवांश कार्बन बचा है 0.3, और लोग कहते हैं नेचुरल फार्मिंग करो, हींग डालो, फिटकरी डालो, गौमूत्र का स्प्रे करो, मट्ठे में तांबे का सिक्का डाल के ऐसा करो, मिट्टी का करो, बहुत सारे बायोचार डालिए। बिल्कुल छोटे छोटे चुटकुले। ऑब्जेक्ट हमारा है इस धरती माता में ह्यूमस को कैसे बढ़ाया जाए। नेचुरल फार्मिंग का, जैविक खेती का केंद्र बिंदु है हाउ टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी लेवल। बस उस पर कोई बात ही नहीं करता है। बोले हींग डाल दो, मट्ठा डाल दो, गौमूत्र डाल दो। जमीन में क्या दे रहे हो, धरती को क्या दे रहे हो? किसी कवि ने कहा है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हे माँ, मेरा मन करता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ निछावर कर दूँ। और ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं, जिसमें कहता हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। माने भगवान कौन? भूमि। धर्म का मतलब भूमि, भगवान का मतलब भूमि, सनातन का मतलब भूमि। भूमि इज फर्स्ट।
जिस देश की, जिस किसान की धरती माता जिंदा है, वो धरती माता ने वचन दिया आपको कोई तकलीफ होने ही नहीं देंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपनी धरती माता को कंसीडर नहीं किया, लोभ लालच में फंस करके फसल कैसे ज़्यादा पैदा की जाए, क्या क्या डाल दिया जाए बाजार से ला करके, उन्हीं को तकलीफ हुई। तो हमें इस धरती माता को मजबूत करना क्या क्या है। कार्बनिक पदार्थ, खरपतवार। अब जैसे किसी किसान ने फसल में उगने वाले खरपतवार को वीडीसाइड डाल के मार दिया इनिशियल स्टेज पर, तो कार्बनिक पदार्थ कम हो गया। फिर फसलों के अवशेष, फसल कटी, मजदूर कम है, मैकेनाइजेशन का युग है, हार्वेस्टर से कटाया और आग लगा दिया। पशु पाल नहीं रहा है, तो सॉइल में कार्बनिक पदार्थ की कमी हो रही। दूसरा, ये जीवाणु, अनंत प्रकार के जीवाणु। आपके खेत में किसी ने कहा साहब दीमक लगी है, निमेटोड्स लगा है, वाइट ग्रब है, तो इसको मारो। तो इस ज़मीन में जब हम बहुत खतरनाक इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो ज़मीन के सारे जीवाणु मर जाते हैं। इसलिए वहाँ कार्बन डाल नहीं रहे, कार्बन की कमी हो गई, जीवाणु बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सब डिस्ट्रॉय हो गए। अब हकीकत तो यही है। अब उसके बाद लोग कहते हैं साहब मेरे फसल में ऐसा, मेरी फसल में ऐसा, मेरी फसल में ऐसा। दिन भर में 40-50 लोगों से बात होती है, मैं कई बार चिढ़ जाता हूँ, कहता हूँ भाई मेरा बीपी क्यों बढ़ा रहे हो। मैं वीडियो में सब कुछ समझाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मजबूत करना है। कैसे होगी? तो दो चीज़ें तो मैं बता दिया। कार्बनिक पदार्थ जितना ज़्यादा से ज़्यादा डालें और जीवामृत जंगल की मिट्टी का बना करके डालें। इसके बाद आप सोचें कि खेत की मेड़ नहीं है, जैसे कई लोग 10 ट्राली गोबर की खाद डाला है, खेत में थोड़ा सा स्लोप था, ऐसे यहाँ डाल दिया कार्बनिक पदार्थ, ऐसे मेड़ है नहीं यहाँ पर। अब बारिश हुई 28 जून को, 3 जुलाई को अच्छी बारिश हो गई रात के समय, तो ये हल्का पदार्थ है, सब बाय करके डाला था। राम भरोसे ने पता चला गया श्याम भरोसे के खेत में। क्या फ़ायदा? कार्बनिक पदार्थ डालिए और खेत से बाहर न निकलने पाए, इसके लिए खेत की मेड़ बनाइए। मैं खेत की मेड़ की बात अक्सर करता हूँ। फिर खेत की मेड़ पर वृक्ष लगाइए। वृक्ष क्या है मित्र? ये जीवाणु देखिए 2 चीज़ों से मरेंगे। जैसे कोई किसान देश का कह सकता है कि साहब हमने तो कभी पेस्टिसाइड नहीं डाला, तो चलो तुम्हारा खेत बिल्कुल वृक्ष नहीं है ना। तो इस अप्रैल मई जून की गर्मी में ये माइक्रोब्स जितने भी हैं सब 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव करते हैं, उसके बाद मरने लगते हैं। अब अप्रैल में मार्च में तुमने लास्ट में फसल काट ली, अप्रैल मई जून की गर्मी में जब टेम्परेचर 50 डिग्री 48 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, ये तो रूम टेम्परेचर है, कमरे का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसी थर्मामीटर को बाहर धूप में ले जाकर सेट कर देंगे तो पता चलेगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी थर्मामीटर को ज़मीन में लगा देंगे तो बाप रे बाप 68 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक सॉइल का टेम्परेचर होता है। वहाँ जीवाणु कहाँ रहेंगे? इसलिए अगर खेत की मेड़ों पर पेड़ हैं तो पेड़ों के नीचे का टेम्परेचर कभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जाता। तो इस पेड़ के नीचे जीवाणु जिंदा रहेंगे, इस खेत के मर जाएंगे, और जब बारिश होगी, ये ज़मीन ठंडी होगी, पानी भरेगा, तो ये जीवाणु पूरी ज़मीन में फैल जाएंगे। इसलिए मैं पेड़ की बात कराता हूँ। खेत की मेड़ पर पेड़। अब कई किसान कहते हैं कि साहब खेत की मेड़ बनाना बड़ा मुश्किल है, पेड़ लगाना बड़ा मुश्किल है, कौन रखाएगा? तो अगर आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, किंतु परंतु है, तो ध्यान रखिए, मैं लिख के दे रहा हूँ। आप महसूस कर सकते हैं, जिसे मैंने एक भविष्यवाणी की, अक्सर बोल देता हूँ कि मनुष्य की ज़िंदगी के 10 साल बचे।
ओपिनियन जो परिणाम है मनुष्य के जीवन में, जो आपदाएं विपदाएं आनी हैं, उनके ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए। अब ईवीएम खुलनी है, बैलेट बॉक्स गिने जा रहे हैं। यानी कि कितने लोगों को कैंसर, कितने लोगों का हार्ट अटैक, कितने लोगों को शुगर और ना जाने कितनी लाइलाज बीमारियां। मित्र, जब मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा पीऊंगा, अच्छी श्वास लूंगा तो मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, तो मैं निरोगी रह सकता हूँ। और कहा गया है मनुष्य के जीवन का सुख है वो सुख, शांति और आनंद है। आज किसी के जीवन में न सुख है, न शांति है, न आनंद है। तो मैं जितनी भी बातें करता हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे मैं धरती माता को संपन्न बनाऊँ। धरती माता को संपन्न बना दीजिए, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। और धरती की तरफ अगर ध्यान नहीं गया, हम बाजार आधारित खेती करते रहे तो यही होगा जो हो रहा है। अभी इसकी ग्रेविटी और बढ़ेगी। एक निवेदन और करता हूँ कि अगर हम देश के लोग जो मुझको फॉलो करते हैं, कुछ तो डायरेक्ट मुझसे जुड़े हैं, करीब 9,000 किसान तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों में हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो मैं जो कयास लगाता हूँ लोगों की बातचीत से, सोशल मीडिया से, करीब करीब 5-6 लाख लोग मुझसे जुड़ गए। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जीवामृत हमसे ले गए, बांट भी रहे हैं, खेत की मेड़ पर पेड़ भी लगा रहे हैं, मेड़ भी बना रहे हैं। कुछ लोग सेवा भाव से आए हैं, कुछ लोग केवल अपना कर रहे हैं। मित्र, ध्यान रखना, अगर मैं अपनी 5 एकड़ ज़मीन को जिंदा कर लिया और पड़ोसी नहीं जान पाए और कभी हाहाकार मचा, अकाल पड़ा, मौत का नंगा नाच हुआ, तो अछूते आप ही नहीं रहेंगे। ऐसा कभी संभव है कि आपके घर में संपन्नता हो और पूरे गांव में गरीबी आ जाए, खाने का ना हो? लूट लेंगे लोग। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि इस विषय को, नेचुरल फार्मिंग के विषय को आप भी समझिए और लोगों को समझाइए। आपको करना ही क्या है, आप दिन भर जाने कितनी पोस्ट डालते हो, कट पेस्ट किया करते हो ना। मेरी वीडियो कट पेस्ट कर दो, यहाँ से उठाओ, अपने यार दोस्तों को भेज दो, किसी ग्रुप में भेज दो। मेरा इरादा है कि जल्दी से जल्दी इस सत्य को, धरती माता के सत्य को, कि खेती का नाम धरती की फर्टिलिटी है, अगर इस सत्य को जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया तो आनंद है, नहीं तो आनंद नहीं है। नमस्कार।